हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि अभी कल एक पार्ट बनाया था आपका सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसी प्रकार सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं आपके लिए। दूसरा सेट है ये। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देने की जल्दी से इसका आंसर दें आप लोग। बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है। क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोण x-46 और डिग्री और x+96 डिग्री तथा 8x डिग्री है तो 2x का मान ज्ञात करना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए समझा देते हैं। मान लो एक त्रिभुज है आपके पास। रुक जाइए ज़रा, 2 मिनट रुकिएगा। शायद इसमें ब्रश सेलेक्ट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन मिट गया था दोस्तों। तब तक आप जवाब देने की कोशिश करिए, मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आंसर बताइए तब तक आप लोग। इसका जवाब दीजिए तब तक आप लोग। इसका जवाब देने की कोशिश करिए। इसको हम फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे और हम लोग फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक आकृति मैंने बना दी है, त्रिभुज। अब त्रिभुज में पहला कोण यदि आपको x-46 डिग्री होगा और दूसरा वाला यदि मान लेते हैं भैया x+96 डिग्री होगा, आप ये भी मान सकते हैं। तो अगर ये वाला अगर मान लेते हैं कि ये 8x डिग्री है, तो तीनों का जोड़ तो आपको पता है ना 180 अंश होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए x कितनी बार आ रहा है, x एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो x कितना हुआ 2x, और 8x कितना हो जाएगा 2x+8x हो जाएगा 10x, है ना। और अगर ये माइनस प्लस है तो घट जाएंगे, तो 10x तो आपका आएगा ही आएगा ही है। और यहाँ 96 और 46 जो है माइनस के हैं, तो यहाँ पर अगर 46 में घटाते हैं तो हमारा 6 ही बचेगा। और इधर बचेगा हमारे पास कितना, 8 8 में 4 गए यानी 46 ही बचेगा। तो प्लस में यहाँ 46 लिख देंगे, आप जानते ही हैं 46 बचेगा जब हम 96 में 46 घटाएंगे। और ये 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। अब जैसे ही आप 46 इसमें से घटा देंगे दोस्तों, 180 में से 46 घटाएंगे ना, जब ये इधर आएगा तो ये आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। और यहाँ पर 7 में से 4 गया, 3 बच जाएगा, 134 बच जाएगा दोस्तों, 134। अब 134 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, सोचिएगा, लेकिन हमको 2x का मान निकालना है। तो जब 2x का मान निकालना है तो इसमें से हम 5 कामन ले लेंगे, है ना। जब 5 कामन ले लेंगे तो आपको भाग करने का मान पता चल ही जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे करेंगे? तो देखिएगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। इसको मैं मीटर थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको बता देते हैं कि क्या आएगा आंसर। आप बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। तीनों का जोड़ मैंने अभी बताया आपको कि क्या करना है। तीनों का जोड़ आपको जोड़ना है, तो यहाँ से 1x 2x हो जाएगा, आपको पता ही है। प्लस अब 96 में से जब ये घटेगा 46, तो यहाँ पर 46 बचेगा। तो यहाँ पर 8x और जुड़ेगा ना 3x के साथ, तो 8x और जुड़ जाएगा दोस्तों। बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश के। कोई दिक्कत? तो हमको तो 2x का मान निकालना है ना। 46 उधर घटेगा तो हमारे पास इधर से 2x आ जाएगा और इधर से ये 8x आ जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ 180 अंश के। तो 180 अंश के आएगा, तो 180 अंश में 46 घटेगा, तो यहाँ
4 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 4 गया 3 बचेगा, तो 134 बच जाएगा। अब 10x से डिवाइज होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13.4 आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, 2x का मान निकालना है, तो 2 का इधर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 1 7 हो जाएगा, और इसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 27.8 डिग्री इसका उत्तर हो रहा है। लेकिन इसमें तो 26 डिग्री आ रहा है, आपके सामने ही आ रहा है, तो 13 डिग्री आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है 0.4 वाला छोड़ दिया है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, 0.4 वाला छोड़ दिया है। तो इन्होंने क्या किया है, इसमें केवल टू का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 26 डिग्री इसका आंसर ले आए हैं, इसलिए आया है। यानी 0.4 को आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, 0.4 को आपको कंसीडर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर जो है 2, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें आंसर आपको नहीं दिखाई देगा, उसमें आंसर मैंने इसलिए रखा था समझाने के लिए कि आपको ये ना लगे कि नहीं सर जी गलत बता रहे हैं। चलिए यहाँ x की पावर 9 है, x और गुणे x की घात 5 है, और गुणे x की घात -4 है, और गुणे x की घात 0 है, गुणे x की घात -6 है। तो इसका आंसर बताएंगे, इसको सरल करने के लिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए x की पावर 9 तो x की पावर 9 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। x की घात 5 x की घात 5 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। x की घात 4 -4 ही रहेगा, लेकिन x की घात 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी भी घात की पावर 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। और इसके बाद इसकी घात -6 भी तो दिया है, देखो माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो 6 4 10 हुआ, और यह 9 5 14, x की घात 14 यहाँ से हो गया, और ये x की घात माइनस का 10 ये हो गया। जब 10 घटाएंगे तो x की घात 10 घट जाएगा 14 से, तो x की घात कितना बच जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, x की घात 4। आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है कुछ, चलिएगा आप करिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको समय दिया जाता है। बताइए आंसर इसका। बताइए आंसर इसका जल्दी से। देखो अब इसमें साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा दिया है, तो आपको साइन ए माइनस साइन नहीं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला तो पता ही होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है, बताइएगा क्या होता है। बताइएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो देखिएगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर जो होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। तो अल्फ़ा है तो इसलिए आपका ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी में आपको ये सूत्र बन रहा है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सूत्र बना रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से आंसर बताएंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे। बताइए इसका आंसर भाई साहब क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, सही जवाब बताएं। चलिए हम बता देते हैं।
इसमें करना क्या है, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10% की वृद्धि हुई है ना। तो इसका मतलब है अगर स्कूटर का मूल्य पहले पहले मान लो कुछ भी था रहा हो, लेकिन अब अगर उसमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं। यहाँ 100 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/10 होगी। 10 पहले था, अब 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया। इसके बाद 5% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता है कि क्या होती है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, नीचे अगर 5 दूनी 20 होती है, 1/20 है ना। तो अगर पहले 20 था तो आज 21 हो गया है। 15% की भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20 होता है। तो पहले अगर 20 थी तो आज 23 हो गई है। तो ये पहले का रेट है, ये बाद अब अभी का रेट है वर्तमान का, ठीक है। जल्दी से बताएं कि आगे क्या आएगा। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इधर 2 दूनी 4 आ जाएगा और 3 जीरो तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास। इधर मल्टीप्लाई करिए तो 11 एक कम 11 और 21 कर लीजिए तो 21 एक कम 21 की 1 हासिल आया 2, 21 एक कम 21 और 1 22, है ना। तो एक हासिल नहीं जोड़ा मैंने, है ना, गड़बड़ कर गया। तो देखो 21 एकम 21 की 1 हासिल है 2, 21 एकम 21 2 23 होता है, यानी 231 होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 23 का मल्टीप्लाई भी करा लेना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 सॉरी 3 3 एकम 3, 3 त्रिको 9 और 3 दूनी 6। इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4। इसको जोड़ेंगे तो 3 यहाँ आएगा, 9 2 11 की 1, 6 6 12, 1 13 की 3, 4 और 1 5, 5313 ये आ गया। यानी 4000 से 5313 हो गया दोस्तों। यानी कितना बढ़ गया है अगर आप घटाएं 4000 इसमें, तो अगर इसमें 4000 घटाएं तो कितना बढ़ गया है भाई, 1313 ही तो बढ़ा है। ध्यान से आप कर सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। 1313 बढ़ गया, यानी 1313 रुपये बढ़ गया है। 1313 रुपये बढ़ गया है, किससे बढ़ा है, 4000 से। तो आप इसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो भाई 1313 आपका बढ़ा है। अब किससे बढ़ा है, 4000 से बढ़ा, 4000 यहाँ रख दीजिए। अब आपको पता है कि इतना इतना तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रफ करूँगा क्योंकि आपको समझाना भी है, समझ रहे हैं। चलिए, अब आपको पता हो गया फाइनली वैल्यू क्या आई है। यहाँ पर 4000 आई है, यहाँ 5313 आई है। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं क्योंकि आपको सॉल्व करके बताना भी है ना, तो जगह की पर्याप्त मात्रा कम है, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं कि आपको पूरा बता दिया जाए, थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा। आप इस पीडीएफ को चेंज भी नहीं कर सकते ना, समस्या ये है। चलिएगा, तो आपको मैंने यहाँ बता दिया परसेंटेज उसमें चेंज करके, तो वो तो आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है ना, वो तो आपको कंफर्म हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, आंसर दिख रहा होगा, 32 सही 33/40 आएगा। कैसे आएगा, मैं आंसर इसलिए दिखा दिया हूँ आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1313 जो बढ़ा है उसको यहाँ रखना है, और किससे बढ़ा था, 4000 से बढ़ा था। परसेंटेज के लिए कितना था, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा आप, है ना, ये आपका कट गया। सॉरी यहाँ 4000, तो 1 जीरो और बढ़ा, 4000 था ना नीचे, तो 1313 तो ये आ गया, नीचे 40 आ गया। अब जैसे इसको हम 40 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 तियाँ 12, 120 होता है, तो 3 बार चला जाएगा 120, 120 से 131 में घट गया, तो 120 131 में गया तो आपके पास 11 बचा, 113 फिर हो गया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर 11 बचा तो 113 हो गया। अब 4 तियाँ 12, 120, अब 3 बार तो जाएगा नहीं तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, है ना, यानी 180 आ गया। अब 80, अब बचा कितना हमारे पास, 33 बच गया ऊपर। तो 32 सही 33/40% आपका आंसर आ जाएगा, आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना। क्लियर है ना आपको दोस्तों। इसको ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा रहा ये, इसका लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। आप इसको पहले फ्रैक्शन में तीनों को चेंज करेंगे, पहले वाली वैल्यू गुणा करेंगे, बाद वाली जो बढ़ी हुई वाली गुणा करेंगे, और जो पहले वाली वैल्यू से बड़ी हुई वैल्यू का अंतर निकालेंगे तो 1313 आएगा, नीचे 4000 रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो आंसर 32 सही 33/40 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या ये पूछा गया है ना। अब आपको रेडियस बतानी है दोस्तों। तो रेडियस के लिए सबसे पहले आपको 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। समबाहु का मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर, इसकी सारी भुजाएं बराबर। जैसे कि इसके लिए हम आपको एक
एक आकृति बना के दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक आकृति लेते हैं, चूज करते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, मैं बना दिया, ये बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक की भुजा 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब उसने कहा है कि इस समबाहु त्रिभुज के परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। परिगत का मतलब है कि इसमें वृत्त बना हुआ है इसके ऊपर से, तो हम उसके लिए भी एक आकृति आपको बताते हैं चूज करके कि कैसे बना हुआ है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, चलिएगा इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तुमको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान ना होइएगा। दोनों हम आकृति पहले बना लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा, आपको दिखेगा, समझ में आएगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो ना। चलिए हम पहले आपका गोला ही बना लेते हैं। अरे यार ऊपर कर दिया मैंने, अक्षर भी डूब गया। यार देखो ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं है भाई, सब आकृति सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, दिक्कत हो जाती है। ये लो, ये हमने कर दिया। अब इसमें हमने एक त्रिभुज हमको बनाना है। अरे यार क्या हो रहा है आज, गड़बड़ हो रहा है साला सिस्टम। चलो हम इसको हाथ से बना देते हैं यार, गोला तो मैंने बना ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ऐसे टच कर रहा है दोस्तों, ऐसे, ये इसकी बात कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है। तो ये वाला जो है 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, नीचे वाला भी 12 है ना। तो इसने ये कहा है कि त्रिभुज को वाले जो वृत्त की त्रिज्या है उसको बतानी है। मतलब आप वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये वाला अगर केंद्र मान लिया जाए तो यहाँ से जो स्पर्श करने वाली रेखा ये वाली दिख रही ना, ये वृत्त की त्रिज्या ही हो गई। तो इसका मतलब है ये पूरा आधार है, इसका व्यास है, इसलिए इसमें हम एक लंब डालेंगे। तो जब लंब डालेंगे तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो अगर लंब डाल देते हैं तो ये दोनों, अगर ये व्यास है इसको आधे आधे में बांट देगी, यानी ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में आप 36 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। 144 में जैसे ही आप 36 माइनस करेंगे तो आपके पास 14 में 6 गया, कितना बचेगा 8, और यहाँ 3 में 3 गया 0, और ये 108 बच जाएगा। 108 का रूट निकालेंगे हम, तो 108 का रूट निकालने पर तभी तो एच का मान आएगा। तो तभी एच का मान आएगा, और समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या तब पता चलेगी ना, समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या तभी तो पता चलेगी, समबाहु त्रिभुज के परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो अब यहाँ पर क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे, ये तो केंद्र है नहीं, इसका केंद्र तो कहीं बीच में होगा। तो अगर ये निकल आता है, ऊंचाई निकल आती है, इसकी ऊंचाई निकल आती है, तो ऊंचाई, एक बार इस ऊंचाई का अगर आधा कर देते हैं ऊपर से तो हमारा सिलेक्ट हो सकता है, निकल सकता है। तो अब या तो इसका एरिया निकालें, है ना, तभी निकाल पाएंगे। तो 108 को अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 120, 12 नहीं है 108, है ना। तो 12 नहीं 108 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 नहीं अगर 108 आएगा तो 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा। और इसके बाद क्योंकि 12 नहीं है 108 होता है, 12 नहीं है 108, तो इसका 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा रूट के, और इसको 4 3 12 करेंगे, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा, और अंदर रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो 6√3 आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त एलसीएम के बीच का अनुपात बताएं। जल्दी से, उन संख्याओं के महत्तम समापवर्त एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त एलसीएम के बीच का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर अगर उन संख्याओं के महत्तम,
उन संख्याओं के महत्तम जो और लघुत्तम एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्त 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो लासा तो आपको पता है ना। तो 384 में अगर हम 48 का भाग कर दे तो हमारे पास मासा आ जाता है। कर दीजिए 48 भाग, 12 चौक 48, 12 तियाँ 36 और 12 दुनिया 24 और 4 अठी 32, यानी इसका मासा 8 आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद संख्याओं का गुणनफल दिया है। अब 8 आ गया है और आपके पास लासा तो पता है, तो उसने महासा 8 हो गया और इसका 48 हो गया आपका लासा। इनका अनुपात बताना है। तो 4 इसको 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1:6 इसका आंसर आ जाएगा। 1:6 आंसर आ जाएगा। पहले आप इसको 48 में 48 से भाग कर दीजिए 384 में, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है ना। तो जैसे ही आप 48 से भाग करेंगे तो आपका मासा आ जाएगा। तो मासा और लासा में अनुपात पूछा था, तो मासा 8 आ गया, लासा 48, दोनों काट लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आपकी स्क्रीन पर रहा सवाल, जल्दी से पढ़िए इसको और बताइए, आपको समय दिया जाता है। जल्दी करिए भाई, बताइएगा। कॉपी में जल्दी से देख करिए इसे और इसका आंसर बताइए। कॉपी में जल्दी से करिए और इसका आंसर बताइए। कॉपी में जल्दी से करिए और इसका आंसर बताइए। देखिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। यह मान लें कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं। दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं क्योंकि इसमें दिया गया तालिका में दुकानों के में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य दिया है ना। तो इसमें अगर ई कूलर की बिक्री से आता है, कुल राजस्व प्रतिशत ज्ञात करें, ये जो कि कूलर ई से आता है, मतलब ई कूलर की बिक्री से आता है। तो यहाँ पर दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई सभी वस्तुओं दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। तो यहाँ पर अगर ई की बात करें तो ई में यह मान लें कि दुकान ई के सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो दुकान ई में आप देख सकते हैं कि दुकान ई में 4000 वस्तुएं हैं और इसमें सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं 5-1-4 के अनुपात में है। कूलर का रेट है, एसी का रेट है और पंखे का रेट है ना। तो यहाँ पर अगर 5-4-1 पूरा टोटल है, टोटल संख्या है, तो अगर 8000 ये बेची जा रही हैं तो 4000 वस्तुएं टोटल हैं और 5 इसमें से 5 कूलर हैं और एक कितना है, एक आपका क्या है, एक यूनिट आपका क्या है, एक यूनिट आपका कूलर है, 5 यूनिट एसी है, 4 यूनिट पंखा है। तो 5-1-6-4 10 से डिवाइड करेंगे 4000 को तो 400 आ जाएगा। अब 400 संख्याएं टोटल थी, 400 में से 400 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 4-5 2000 एसी बेची गई हैं। भाई इनको जोड़ दीजिए, 4-1-5-4-1 को, तो आपके पास कितना आएगा 10। और 10 से जब आप 4000 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, एक जीरो से कट जाएगा तो 40 ही तो आएगा। अब 40 में अगर 5 का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 500 को 20, यानी यहाँ पर आपके पास 500 को 20 400 आएगा ना, 400 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर 2000 आपके क्या बेचे गए हैं, एसी बेची गई हैं और एक का रेट 8000 है, विक्रय मूल्य प्रति यूनिट 8000 है। ठीक है रे,
प्रति यूनिट की बात कर रहा है और यूनिट आपके पास सेकंड में दिया गया है तो प्रति यूनिट है। तो यहाँ पर अगर 5 यूनिट की संख्या देखें तो 5 यूनिट की संख्या 8,40,000 होगी। समझ रहे हैं? और इसके बाद 26,500 ये है और 12,200 ये है। तो इसी तरह जैसे मैंने इसका रेट निकाला है उसी तरह 1 और 4 का रेट निकाल के 8,000 के इसमें गुणा करके इसका गुणा करके इससे गुणा करके निकाल लेना। इसके बाद दुकानों से दी गई दुकानों केवल वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, यानी बाकी सभी दुकानों में केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है तो उनको उनको भी निकाल लेना और उन्हीं का परसेंटेज निकालना है। यदि आपको ना आए तो हमें बताना, क्योंकि इसमें जगह ना होने की वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं आपको। अब इसी का सलूशन मैं आपको जो है पीडीएफ में कर दूंगा, पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग प्रयास करिएगा, आ जाएगा। वैसे अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको एक अंदाज़ा, पहले का अंदाज़ा बता दिया है। अब इसी प्रकार दूसरे का अंदाज़ा, तीसरे का अंदाज़ा निकाल लेना। जैसे कि मैंने 5 का निकाला, आप 1 और 4 का निकाल लेना, तीनों को ऐड कर देना, फिर सभी दुकानों की 3-3 वस्तुएँ निकाल लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये भी इसी सवाल का है। नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों में से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। राज्य है, व्यक्ति है। तो राज्य S1 100 व्यक्ति है, राज्य S2 में 200 व्यक्ति हैं, राज्य S3 में 400 हैं, S4 में 500 हैं, S5 में 600 हैं, S6 में 800 हैं। राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात है। देखिए S3 में कितने भाग ले रहे हैं? 400, है ना, बताइएगा। S4 में कितने ले रहे हैं? 500। तो रेशियो बता दो, दोनों जीरो कट गए, इधर के जीरो दोनों कट गए, 4:5 उत्तर आ गया। ऐसे भी सिंपल सवाल आते हैं, देख लीजिए। सीजीएल का सवाल है, दम है इसमें, है ना, इसमें दम है। ये देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में से 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत दर्शाती है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। तो तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक हैं? जल्दी से बताइए। उन छात्रों की संख्या बतानी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक हैं। जल्दी बताइए। मतलब सबको जोड़ना है तभी तो आपको परसेंटेज निकलेगा। अधिकतम 100 अंक में से 4 सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा। तो एसएसटी है, भौतिकी है, रसायन है और आपके पास गणित है। तो 80% से अधिक होना चाहिए। तो देखिएगा पहला वाला तो सबसे 80% से अधिक दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो छात्र ए तो आपको दिख ही रहा है। छात्र बी की बात करें तो छात्र बी में 80% है, बिल्कुल है, 100% है, बी भी आ गया इसमें शामिल। सी की बात करें तो सी देखो, इधर 80 पाया, इधर 80 पाया, इधर 65 पाया है, ये तो नहीं है, सी कट गया, है ना। अब इसके बाद डी वाले में देखो 85, 80, 82, 75। तो देखो अगर हम इधर 80 आए, 2 नंबर इधर और 5 नंबर, 5 2 7 नंबर इधर ऐड कर दें तो ये तो 80 बन जाएगा। इसका मतलब डी वाला भी 80 पाया है। ई की बात करें तो 80, 75, 75। अब यहाँ 85 है, अगर इसको हम दे भी देते हैं 80 तो इसमें 5 नंबर की कमी आ जाएगी, यानी ई को शामिल नहीं किया गया। एफ़ की बात करें 90, 90, 90, 85 तो एफ़ भी शामिल है, एफ भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं। तो आंसर देखिएगा, आपके सामने 4 दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से भी कितने आए हैं? 4 ही कैंडिडेट आए ना। ये देखो आपको आंसर भी 4 दिख रहा है, 4 कैंडिडेट हमारे पास सामने आए भी हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा। साइन 30, साइन 40, साइन 50, साइन 60, कास 30, कास 40, कास 50, कास 60 का मान क्या होगा? जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए इसका मान क्या होगा। अगर इसका कभी भी, इसका जो कभी भी आपका ऊपर देख रहा, ध्यान दे रहे हैं, सभी एक ही वैल्यू में दिखे हैं साइन साइन में। 2 का जोड़ देखो 90 बन रहा होगा, यानी 50 और 40 का जोड़ 90 बन रहा है, और 60 और 30 का 90 बन रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली की वैल्यू 1 हो जाएगी। नीचे भी देखो 50 और 40 का 90 बन रहा है, 60 30 का 90, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। मतलब 1/1 का भाग करेंगे तो उत्तर 1 आएगा। क्या आएगा उत्तर? 1 आएगा दोस्तों।
अब इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए, ये आपके सामने है, ये देखिए एक आ रहा है ना उत्तर, मैंने आंसर को छुपा दिया है, ठीक है, तो इसीलिए मैं बाद में आंसर दिखा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, आप लोग लगा लें, इसके बाद आंसर देखें, वरना तुक्का लगाने लगते हैं कुछ लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। 10 में हम इसलिए नहीं आए क्योंकि 10 हम कर चुके हैं, देखो डिग्री वाला, ठीक है ना। इसके बाद हम 11 में आएंगे। ए बी सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? इसका तो जवाब दे दीजिए। इसका मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। जल्दी से आप लोग सही जवाब इसका दे दीजिए। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आपका 2-3 मिनट। चलिए करिएगा आप लोग कॉपी में और आंसर बताइए। आया आप लोगों को? नहीं आया होगा ना, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा किसी का। चलिए हम ही बता देते हैं। देखिएगा इसमें एक कह रहा है कि ए जो है वो 10 दिन में करता है। ए जो है 10 दिन में करता है। बी जो है वो 20 दिन में करता है और सी जो है वो 40 दिन में करता है। तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। छोटा एलसीएम ले सकते हैं। 10 चौको 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, यानी 4, 2, 1 की क्षमता अनुपात आ गया। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों सहायता प्रदान करते हैं, यानी पहले दिन भी ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन तीनों मिलकर करेंगे, ये कंडीशन वो कह रहा है। तो पहले दिन ए करेगा 4 की स्पीड से, दूसरे दिन करेगा 4 की स्पीड से, अब तीसरे दिन ये तीनों मिल जाएंगे तो 4 2 6 7 की स्पीड से कार्य होने लगेगा। तो आपको पता है कि 4 4 8 यानी 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? आपके सामने है, बताइए। 3 दिन में टोटल काम हो जाएगा 7 4 11, 11 4 15। 3 दिन में 15 काम हो जाएगा। अब जब 3 दिन में 15 काम हो जाएगा तो उसने ही कहा ना सहायता प्रदान की, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 15 की स्पीड से अगर वो 3 दिन में काम देखें तो 45 काम निपट जाएगा। मतलब देखो, सॉरी, 3 दिन में 15 काम हो रहा है तो अगर हम गुणा कराएं तो कार्य हमारा 45 तो है नहीं, 40 ही है। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, कार्य हमारा 45 तो है नहीं, 40 ही है। तो कार्य अगर हमारा 45 नहीं है तो 40 ही कार्य हमको कराना है। ये भी हमारे पास होना चाहिए, है ना, जुगाड़ कि 40 ही कार्य कराना है। तो यहाँ पर 3 दिन में कितना काम हो गया? 15। 3 दिन में 15 काम हो चुका है। तो अगर हम 15 दूनी 30, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसमें भी करेंगे, तो 30 काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें, अगर 30 काम उसने कर दिया, 30 काम उसने कर दिया 6 दिन में, तो अब 10 काम बचा है। अब किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। पहले दिन 4 कर देगा दोस्तों, है ना। तो 6 दिन तो पूरे हो गए। देखिएगा
अब 6 दिन पूरे हो गए हैं और एक एक दिन और लगा देगा तो 4 कार्य और हो जाएगा, क्योंकि वो एक दिन में 4 कार्य करता है, पहले दिन भी। तो 34 कार्य हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन फिर एक करेगा, एक दिन और बढ़ जाएगा, 4 कार्य और कर देगा, यानी 38 कार्य हो जाएगा। अब 2 कार्य बच गया। 2 कार्य को कौन करेगा? 7 की स्पीड से तीनों करेंगे। तो देखिए 6 7 8, 8 दिन तो टोटल लग गए, 8 दिन तो टोटल लग गए। लेकिन अब 2 कार्य बचा, उसको 7 की स्पीड से किया जाएगा, तो 2/7 कार्य किया जाएगा। तो 8 सही 2/7 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों। समझ गए? 8 सही 2/7 बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर भी आप लोग दिखा दें हम आपको, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। सॉरी, इसको मिटाने वाला लेना चाहिए। इसका आंसर देख लीजिए, ये आपके सामने आ रहा, चौथा देख लीजिए, 8 सही 2/7। आप लोग करिएगा ट्राई, कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर सवाल है, ओ इस वृत्त का केंद्र है ना? ओ इस वृत्त का केंद्र है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है ना? अब O वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, वृत्त को Q पर स्पर्श स्पर्श करती है ना? तो PQ की 24 है, Q की अगर 10 है तो OP का मान बताना है। तो अगर हम एक वृत्त बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम लोग छोटा करेंगे। अरे यार, क्या हो रहा? अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब सही हो गया है, कर लिया मैंने। ये लो, मैंने एक वृत्त बना दिया। अब मैंने एक वृत्त बना दिया है, अब आपको बताना है कि ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, ये केंद्र है मान लो। अब बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा कैसे मान लें? कोई स्पर्श रेखा कहाँ से, अगर यहाँ एक स्पर्श करेगी, यहाँ स्पर्श करेगी। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 24, ये है ना? तो बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा ये वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, ये वृत्त का केंद्र है। यदि उसने PQ दिया है 24, ये दे दिया है, और OQ दे दिया है 10, तो आपको OP बताना है। तो ये पाइथागोरस लग जाएगा, ये तो 90 है, आप जानते ही हैं। तो अगर अपकरण 24 576 होता है दोस्तों, 576 को 10 मतलब 100 घटा दिया जाए, कर्ण में 7 6 और 400, 576 होता है दोस्तों। 7 होगा या 6 होगा, तो 476 बचेगा। अब 476 का आप निकाल सकते हैं आराम से, रूल, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना? आप इसे आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, कोई बुरी बात नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा।
आपके सामने, और अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपके सामने आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर कैसे आएगा वो आप जो कर लेंगे बार, क्योंकि देखो ये अगर 10 है तो 10 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 का आधा 576 होता है। 576 से अब यहाँ पर इतनी वैल्यू स्पर्श रेखा घटानी पड़ेगी। तो आप लोग इसको निकालिएगा, एक बार प्रयास करिएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, नींद आने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 8 के बीच तृतीयक अनुपाती बताना है। जल्दी से बताइए, मैं उसको लास्ट में ले रहा हूँ वृत्त वाला। ठीक है, परेशान ना होइए, बताइए जल्दी से क्या आएगा। 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती क्या होगा, के बीच अनुपात क्या होगा, ये बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें, तभी मैं आपके लिए रोज़ डेली सेशन लेकर आने वाला हूँ। अगर आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो फिर हम सेशन को बंद कर देंगे, मज़ा नहीं आएगी फिर ना। सभी को शेयर किया करें और कम से कम 10-15 लोगों को जोड़ा करें और पूरा वीडियो देखा करें। 2 मिनट में कुछ नहीं होता है, 2 मिनट में आप भाग जाएंगे तो ना आप सीख पाएंगे ना हमसे आपको सिखा पाएंगे, है ना। 1.6 3.6 के बीच मध्यानुपाती, जब भी मध्यानुपाती निकालने के लिए आ जाता है तो आप क्या करते हैं, तो मध्यानुपाती हमेशा कभी भी निकालने के लिए आए उसका रूट निकालते हैं हम लोग। 1.6 3.6 दशमलव हटाया यहाँ 10 आया, दशमलव हटाया यहाँ 10 आया, तो ऊपर वाले का वर्गमूल 4 आ गया, फिर इसके बाद इसका 6 आ गया, नीचे वाले केवल 10 आ गया। 6 चौक 24, 24 में 10 का भाग किया 2.4 आ गया। अब इसके बाद तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आप पता है b² कर देते हैं ना, मतलब आगे वाले की संख्या को हम दोहरा देते हैं, डबल कर देते हैं, तो 64/5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 दशमलव, अब 5 दूनी 10, दशमलव बढ़ाएंगे 4 बचा 5 40। ठीक है, यानी 2.4 और आपके सामने आ गया 12.8। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। लेकिन रेशियो निकाल सकते हैं आप, दशमलव हट जाएगा, इसका दशमलव हट जाएगा। अब इसे आप किससे काट देंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, और 3 से काट सकते हैं ना, 3 से नहीं 2 से काट सकते हैं, 2 त्याही 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3:16 आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा, 3:16 आपके सामने है, ये देखो चौथे ऑप्शन में, है ना। पहले आप क्या करेंगे, मध्यानुपाती निकालने के लिए 1.6 और 3.6 को अंडर रूट में लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 10 बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, और 4 आ जाएगा 16 का, 36 का आ जाएगा 6, 6 चौक 24, 24 में 10 का भाग करेंगे 2.4, और मध्य तृतीय अनुपाती निकालने के लिए 8 का वर्ग कर देंगे, यानी b² होता है, तो 8 का वर्ग कर देंगे, 5 का भाग तो आ जाएगा 12.8, तो 2.4 और 12.8 का आप रेशियो निकाल लेंगे तो आपका 3:16 आ जाएगा। समझे आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या है। देखो एक जोड़ी जूते और क्रय मूल्य, जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर दिया गया है ना, और 15% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो भैया अगर हम बात करें कि हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100 था, मान लेते हैं एक तरह से कि 100 हमारा सीपी था, 15% का लाभ हुआ तो 115 में बेचा, है ना। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो हमें दिया गया है। डिफरेंट हमारे हिसाब से कितना दिया है, 15 का, 15 की वैल्यू हमें दी है 1200, तो 15 अट्ठे 120, मतलब एक की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 80। तो हमको क्या बताना है, सीपी बताना है, तो इसमें हम विक्रय मूल्य बताना है ना। हाँ, तो विक्रय मूल्य कितना है, 115, तो 115 में हम 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 हासिल आया 4, हासिल आ गया 4, 8 एकम 8, 8 4 12 की 2, हासिल आया 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, जीरो बढ़ा देंगे, 9200 आ रहा है लगभग, है ना। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ पर देखो 9200 आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, पहले करना क्या है, आपको 100 मान लेना है सीपी,
और 15% लाभ हो रहा है तो 115 मान लेना है विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर 15 है। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना दिया है 1200, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 120, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो हमसे तो विक्रय मूल्य पूछा है तो हम इसमें आपका गुणा कर देंगे 115 में, 115 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट, यदि x + 1/x बराबर 5√2 है तो x की घात 4 + x की घात -4 का मान क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से बताएं। अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू दी गई है, हमको घात 4 निकालना है। तो भैया पहले हमको 2 घात तो निकालना पड़ेगा तभी तो 4 घात आएगा। तो 2 घात निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, आप करेंगे पक्का करेंगे। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पता है इसका स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, और प्लस में 2 आ जाएगा क्योंकि ए और बी कट जाएगा, ए गुणे बी जब आएगा ना एक्स और एक्स कट जाएगा। और इधर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है, 25 दूनी 50 आ जाएगा इसका वर्ग करने पर। अब यही 2 इधर जाएगा जब, तो हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास 48 आ जाएगी फ्रेंड्स। कितनी आ जाएगी 48। अब हमको इसी का फिर से एक बार वर्ग करना है, तभी 4 घात का मान निकल पाएगा, समझ रहे हैं, तभी आंसर आएगा। तो हमको 4 घात का ही मान पूछा है ना, इसका अगर फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं तो ये 48 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा, यानी 48 × 48, 48 का वर्ग निकल आएगा, 48 का वर्ग आएगा। आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अब समझ में आ गया होगा ना। देखो 2300 कुछ आ रहा है आंसर, और ये 2300 आंसर आपके सामने मैं अभी लेकर आऊँगा, देखना। इसका वर्ग किया था तो 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, और इधर 2 घटा था तो 48 आया था। अब 48 का क्योंकि वर्ग करना 4 घात लाना, 48 × 48 एक बार करेंगे तो 8 × 64 की 4 हासिल आया 6, 8 × 32, 32 6 38, 4 × 32 की 2 हासिल आया 3, 4 × 16, 16 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13 की 3, 1 1 2, 2304 आ गया। अब 2 माइनस भी तो करते हैं ना, इधर वाला जो आता है तो 2 माइनस कर दीजिए, तो 2300 तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब इसे ट्राई कर सकते हैं, बीजगणित का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ये देखो माइनस का मतलब है नीचे आएगा तो x की 1/x² 4 बन जाएगा। तो ये एक बार मैंने इसका वर्ग किया तो वर्ग करने पर x² + 1/x² बराबर क्या आ जाएगा 25 × 2 यानी 50, 2 इधर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। अब जब हम फिर से एक बार वर्ग करेंगे तभी x² + 1/x² का फिर से दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तभी हमारे पास आएगा x की घात 4। तो मैंने जब 48 का वर्ग किया तो 2 बार आ गया, अब 2 घटाना भी तो पड़ता है तो इधर वाला 2 घटा देंगे, तो 48 × 48 करने पर 2304 आएगा, 2 माइनस करेंगे तो 2302 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। बताइए, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो दिए गए प्रश्न के करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, जल्दी से बताएं। देखिए, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करना है, केरल द्वारा, और पूरा तो आपको पता है, सॉरी, ये 360 डिग्री का मान होता है। तो जब 360 होता है तो आपको किसका निकालना है, केरल का निकालना है। केरल हमारा पीला वाला है, येलो वाला है, आपको दिख रहा है 200 है ना, 200। तो अगर हम 360 को टोटल केंद्रीय माप भाई निकालना है, देखिए केंद्रीय माप है ना, 200 किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। तो केंद्रीय केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। अगर इसको हम सबको जोड़ देते हैं तो 300 देखो कितना आता है 200 ये आएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 220 पहले है, 240 फिर से है, 180 एक है, 160 एक है, 201 है, सबको ऐड करो 0, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 0 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 आ जाएगा, है ना, 8 10 हासिल 2 आया ना, 1000 आया। 1000 किसके बराबर आएगा दोस्तों, 360 के आएगा, 1360 के बराबर है।
1360 डिग्री के बराबर है। तो हमको 200 का मान पूछा है, 200 का मान पूछा है, तो 5 से देखो इसमें डिवाइड करेंगे 1000 में, तो तब 200 आ जाएगा। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर 200 आ जाएगा। तो 5 से आप 360 को भी डिवाइड कर दीजिए। 5 सत्ते 35, और बचा कितना, एक बचा, 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा। तो 72 डिग्री इसका हो जाएगा केंद्रीय कोण, 72 डिग्री। बहुत ही आसान है, सबको जोड़ दीजिए, 360 के बराबर कर दीजिए। हमको 200 का मान निकालना है, 1000 का भाग करिए, 200 का गुणा कर लीजिए, तब भी आ जाएगा आपको 72। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भैया ये सवाल तो देखो आसान है, इसको आप कर पाएंगे। अगर इसको भी नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर, है ना, तैयारी करने का। देखिए 8127 में 8 से भाग ही तो करना है यार, आराम से कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। चलिए देखो बताते हैं। 8127 आया, 8 से भाग कर दीजिए। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, है ना, जीरो बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर 12 आ गया, 12 भी 8 एकम 8। इसके बाद कितना बच गया हमारे पास, 4, 8 45, 8 छंग 8 45 आ गया। तो 7 शेष फल बच रहा है। क्या 7 बच रहा है? हम लोग थोड़ा सा इरेज करके आंसर देख लेते हैं। देखो ये देखो 7 आपको दिख गया, लौक गया ना, यही आ रहा है, देखो आ रहा 7 हमारे पास। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आपको ऐसा थोड़ी ना कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आंसर छुपा के, आपका आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, क्या एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है। तो उधार दी गई राशि क्या होगी। तो देखो 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है, 6 वर्षों बाद ब्याज उधार दी गई राशि से 360 अधिक हो जाती है। अगर यहाँ पर अंतर दिया गया है दोस्तों, है ना, 25% की दर से 6 वर्षों का ब्याज क्या होता है, 25 छक्का 150। तो राशि से 150 रुपये ही तो अधिक मिलेगा, क्योंकि जो अधिक मिलेगा वो ब्याज ही मिलेगा। तो वो 360 रुपया, हमने हमारे हिसाब से तो 150 आ रहा है, लेकिन उसने कहा 360 अधिक आता है, 360 अधिक आता है। तो एक का मान निकालो पहले। तो 360 बटे में 150, जीरो से जीरो कट गया, 15 दूनी 30, दशमलव बढ़ाया 6, 15 चौको 60, 2.4 आ जाएगा एक यूनिट के लिए। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। 2.4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 दशमलव हो जाएगा, 240 रुपये आपको दिख रहा है शायद। हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये तो 720 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या यार, चलो देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हुआ, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, हम देखेंगे ना क्या गड़बड़ हुआ, आंसर क्यों नहीं आ रहा। देखिए आपके सामने 204 720 आ रहा है उत्तर। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या 720 कैसे आएगा भाई, जल्दी से बताएं 720 कैसे आएगा, जल्दी से बता दें। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है। 6 वर्षों में ब्याज, यार क्या गड़बड़ क्या हो रहा है। अगर हम इसको मान के करें कि माना 100 रुपये हमने उधार लिया, 25% के हिसाब से अगर हम इसको 100 ब्याज निकालें तो 25 छक्का 150, है ना, 150 रुपये ब्याज आएगा। क्यों? अगर 100 रुपये लिया, इसका 25% है, 6 वर्षों के लिए निकालना है, परसेंटेज के लिए नीचे 100 कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 150 रुपये हमारे पास आएगा। तो जो 100 से कितना अधिक है आप चेक कर सकते हैं। 100 से 150 हुआ है, 50 रुपये अधिक है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 360 अधिक है। तो जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 सत्ते 35, और एक बचा 5 दूनी 10, 7.2 आया।
100% की वैल्यू निकालनी है। तो 7.2 आया हमारे पास, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 जीरो दशमलव से हट जाएगा, तो 720 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। उस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, वो 50 रुपये अधिक हो रहा था, मैंने 150 ही रख दिया, तभी गड़बड़ हो रहा था। तो आपका जवाब आएगा 720 रुपये। कर पाएंगे आप? पहले 100 मान लीजिए, 25% की दर से 6 वर्षों का ब्याज निकालिए, 150 आएगा। तो 100 से देख लीजिए कितना अधिक, 50। 50 को 360 के बराबर कर दीजिए। इसके बाद 5 का जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे 7.2 आएगा। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 7.2 में 100 का गुणा करा दीजिए, 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को, समझ रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है और उसको 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवती शंकु में ढाला जा रहा है, तो आंसर बताना क्या आएगा। तो भाई अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे का एक अर्धगोला है तो इसका आयतन उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसकी पाई की जगह 22/7 रख देंगे, आर की जगह 4 × 4 × 4 ये रख देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के आयतन के। एक त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोला, तो अर्धगोला है तो 2 का इसमें आप क्या कर दें, 1/2 का भाग कर देंगे तो अर्धगोले का आयतन बन जाएगा, ठीक है। अब ऊंचाई 72 है तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 हो गया, 1/3 हो गया। अब आर नहीं पता है तो आर स्क्वायर रख दिया, एच पता है 72 रख दिया। अब देखो 22/7 से 22/7 कट जाएगा दोनों तरफ, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2/3 बचेगा। अब 4 चौको 16, 16 चौको 64, 3 से अगर इसको हम काटते हैं 72 को तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24, 4 से काट दो 4 छंग 24। अब इसके बाद देखोगा ध्यान से, ये 4 है, 2 से काट दो 2 तिहाई 6, हाँ 3 बच गया केवल। अब इधर बचा कितना है, इधर 3 बच गया है, इधर भी 3 बचा, 4 चौको 16/3 इधर बच गया, तो 16/3 इधर बच गया आपका, और इधर से बचा है केवल 3, तो 3 इधर जब गुणा हो जाएगा, जब 3 इधर जाएगा तो 3 से भाग हो जाएगा ना, इसमें 3 से भाग हो जाएगा भाई, इधर क्या है गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा ना, तो 16/9 बन जाएगा। अब 16/9 बन जाएगा तो आर स्क्वायर है, तो 16/9 का जब वर्ग निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा। अब 4/3 आ जाएगा तो आंसर आप देख सकते हैं, 4/3 दशमलव में आ रहा होगा आंसर। ये देखो जैसे ही आप 4/3 लाएंगे तो 4/3 में आप क्या करेंगे, 4 में 3 का भाग करेंगे ना, करेंगे तो 4 एकम 4 दशमलव फिर 3 3 आएगा, भाग करते रहिए, 1.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी अर्धगोले का आयतन बराबर कर देना है शंकु के आयतन के। तो अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है, और इधर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, दोनों बराबर रख दीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलिए नेक्स्ट। एक्स एक ऋणात्मक संख्या है, इस प्रकार है कि k + k⁻⁻1 बराबर -2 है, तो आपका मान निकालना है k⁻2 + 4k-2, और अपान में क्या दिया है, अपान में k² + k-5। जल्दी से इसका बताएं आंसर क्या आएगा। कोई बड़ी बात तो नहीं ना है, आसान से कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि k प्लस नीचे लाएंगे तो 1/k आ जाएगा, जिसकी वैल्यू -2 दे रखी है, -2 दे रखी है, जिसकी वैल्यू -2 दे रखी है। अब k², इसमें सभी में आप k² से भाग कर दीजिए, तभी आपका आएगा। k² से भाग किया तो हमारे पास यहाँ आएगा k 1 आ जाएगा, 1 प्लस, या k² से भाग ना करिए तो केवल k से कर लीजिए भाई, k से करने में दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि इस समस्या है। अगर k² से भाग करते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/k बच जाएगा। समस्याएं तो हैं भाई। -2 बनने में तो इतना आसान नहीं है ना, समस्या तो ये है k की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो
चलो देख लेते हैं, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर एलसीएम लेंगे तो आपका के स्क्वायर आ जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा, और के का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा। तो ये के स्क्वायर आएगा, प्लस में 2k आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कहीं ना कहीं -1 आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो के प्लस के अनुमान लिखेंगे तभी कॉमन होगा। तो -1 रखिए इसकी जगह, के की जगह, तो -1 को प्लस कर देगा, इसकी जगह कर देंगे तो ये माइनस का 4 कर देगा, -2 पहले से है। यहाँ के की रखेंगे तो माइनस प्लस कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ -5 ही है, तो दोनों कट जाएंगे। 4 2 6, 6 में से 1 गया तो आ जाएगा -5, है ना, और नीचे भी -5 बचा, दोनों कट गए तो उत्तर क्या 1 आएगा। बिल्कुल सही है, उत्तर 1 आना चाहिए। चलिए हम इधर देख लेते हैं, देखिए उत्तर 1 आ रहा है चौथे ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर। पहले आप इसमें से क्या करेंगे, के को नीचे लाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणनखंड बन जाएगा। के का इधर गुणा कर इधर लाएंगे तो के की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि जब के की वैल्यू -1 रखेंगे तभी -2 बनेगी ना। के और के का 1 रखेंगे तो -2 बनेगा। तो यहाँ भी के की वैल्यू -1 रख दीजिए सभी जगह, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 19 लिख दिए गए हैं। कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या था? बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। पहले 25 छात्रों का औसत 19 था, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 पंच 95, हासिल आया 9, और 19 दूनी 38, 38 39 40 6 46, नहीं 47 है ना। 19 पंचे 95, हासिल आया 9, और 19 दूनी 38, और 38 9 कितना होता है 39 और 47, 475 हुआ। अब उसने कहा कि शिक्षक ने महसूस किया कि छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से इतने लिख गए थे। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो भैया 14 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हुआ, 29 हुआ। इसकी बजाय गलती से लिख दिन कितना किया गया है, बजाय गलती से लिख दिया गया है 18 और 19, यानी 37 लिख दिया गया है गलती से। गलती से लिखना चाहिए था उसे 29 लिख दिया गया है, 37 कितना अधिक लिखा गया है है ना। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 37 यानी बढ़ गया है औसत, तो कितना बढ़ गया है 29 हटा दीजिए इससे, दोनों का अंतर। अगर 29 इसमें जोड़ते हैं तो 37 माइनस करना पड़ेगा, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो 29 30 8 माइनस कर देते हैं इससे। तो 8 माइनस 8 का अंतर ना ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया था ना 8, तो 8 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 में से 8 गया 8 7 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ 4, 467। 467 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 एकम 25, या 5 से काट लीजिए पहले, 467 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस में आएगा आपका उत्तर, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में आ रहा है। ठीक है, 467 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 467 25 से डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, आपके पास 35 40 40 नहीं 16 5 21 बच गया, यानी 217 बच गया। 25 8 200 होता है, दशमलव 17 बचा है, जीरो बढ़ाएंगे 170 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी आराम से 18.68 उत्तर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यानी पहले आपको 25 गुणे 19 का गुणा करना है, फिर उसने 14 और 15 की बजाय उसने गलती से 18 19 लिख दिया, तो देख लो कितने का अंतर है, तो ज़्यादा हो रहा है ना, 37 ज़्यादा हो रहा है, पहले कम था, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 8 ज़्यादा, और 8 घटा दीजिए योग से, जब 8 घटा देंगे तो जितना बच जाए उसमें आपको 25 का भाग कर देना है, उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलते हुए एक कुछ निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, कुछ निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में समान दूरी समान दूरी के 3/5 भाग का नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? देखिए, एक आदमी है एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। नाव के प्रवाह मतलब ये होता है नाव की दिशा में, नाव यानी धारा की दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में अगर 9 घंटे लगते हैं तो भैया इसमें दोनों की चाल जुड़ी हुई है,
एक्स प्लस वाई दोनों की चाल जुड़ी हुई है, 9 घंटे लग रहा है। अब इसके बाद बात करें, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में उसको समान दूरी तय करने में 18 घंटे लगते हैं। 18 घंटे लगते हैं। अगर ये x माइनस वाई है, दोनों को अगर हम रेशियो निकालते हैं, समय का अनुपात है, उल्टा कर देंगे गतियों का अनुपात आएगा। 9 दूनी 18, 1:2 समय का है, उल्टा करेंगे तो 2:1 गतियों का अनुपात आएगा। ठीक है, अब गतियों का अनुपात आ गया 2:1। उसने कहा शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को, समान दूरी 3/5 कितने घंटे में तय कर लेगी? तो भैया पहले हम अलग अलग चाल निकालें ना, दोनों को अगर काट देंगे ना तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, 3/2 चाल आ जाएगी नाव की। इसके बाद अगर हम इसको घटाते हैं, एक आ जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा 2, और इधर से अगर घटाएंगे तो 1/2 चाल उसकी आ जाएगी। अब 3/2 और 1/2 की स्पीड से चल रहे हैं, तब 9 घंटे लग रहा है ना, और तब 18 घंटे लग रहा है। तो उसे अगर 3/5 दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। अगर हम चाल गुणे समय 9 का गुणा 3/2 में कर दें तो 9 त्रिक 27/2, 27/2 आपकी दूरी आ जाएगी। भाई 9 क्या है? हमारा समय है, टोटल लग रहा है जाने में, और 3/2 की चाल से अगर उसको चला है तो 9 त्रिक 27/2 दूरी नहीं होगी क्या? 27/2 दूरी हो जाएगी। अब इसी दूरी को उसने कहा शांत जल में समान दूरी 3/5 भाग नाव में, उसे नाव चलाने में उसे कितने शांत जल में, तो उस केवल नाव की चाल ली गई है। तो नाव की चाल ली गई है, तो नाव की चाल, इसमें दोनों चाल जुड़ी हुई हैं, तो दोनों चाल जुड़ी हुई, तो देखो अब अभी तो ये 3/2 सॉरी अलग से है, तो दूरी अभी नहीं आई दोस्तों, परेशान ना होइए, दूरी अभी नहीं आई। ठीक है, तो 3/2 1/2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4/2 आएगा, यानी 2 घंटे आएंगे। 9 दूनी 18, यानी जो आपकी दूरी आ जाएगी, अगर इन दोनों चालों को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, 2 की स्पीड से अगर 9 चलेंगे 9, तो हमको कितने घंटे लगने वाले हैं? 18 किलोमीटर की दूरी रही होगी, तभी इतने 9 घंटे लगने वाले हैं, तभी हम 2 की स्पीड से इसे 9 घंटे में तय कर पाएंगे। अब 18 की दूरी को इसका 3/5 भाग, अगर हम 18 का 3/5, तो 18 तक 54/5 आ जाएगी दूरी। 3/5 भाग, इसको हम 3/5 भाग निकाल लिए, 18 तक 54/5। अब इसे नाव चलाने में, केवल नाव द्वारा चलने में, तो 54 अगर हम 3 निकाले हैं, याद रखिएगा 54/5 निकाले हैं, तो इस दूरी को नाव द्वारा चलने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। तो भैया 54/5 को अगर हम नाव से चलते हैं, 3/2 की चाल से चलते हैं, तो यहाँ से अगर 2 से हम काट रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये 27 आ जाएगा। अब 27, 3 सते 21 की 1, और 3 दूनी 6, 2 8, 81/5 आ जाएगा। अब 81/5 को 5 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 16 दशमलव कुछ आ जाएगा, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.2 आ रहा है, 5 सत्ते 35 लगभग आ जाएगा। आप काट लेंगे, ये तो एक की चाल आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल निकाल लेना। तो क्या कह रहा है? 3/5 भाग ना, हमने 3/2 ही निकालना है गलती तो हम ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा 54/5 आया था पहले से, आप ये देख लीजिए। तो हम लोग 54/5 को अगर लिखते हैं तो इसका 3/5 भाग, देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 बढ़ाएंगे, 5 40 दशमलव में आएगा, और फिर 3 है और फिर नीचे 5 है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 दशमलव है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। अब आप 2.16 में 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 2.16 में 3 का, 3×18, 3 एकम 3, 1 3, 1 3 दूनी 6, 1 7, 7.8 लगभग आ रहा है, तो उत्तर आपका 7.2 हो जाएगा। अब कर लीजिएगा, भाग करने में दिक्कत हो रही होगी तभी नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 30 कास 60 कास 30 साइन 60 किसके बराबर है? बहुत ही आसान है ना। साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, अगर माइनस कामन ले लें, तो साइन ए प्लस बी का है, तो साइन
ए माइनस बी का है तो 60 में 30 गया तो 30 बचेगा, माइनस का साइन 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस का साइन 30 डिग्री। आप फार्मूला लगा सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं, आ रहा होगा, ये देखो आ रहा है माइनस का साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो साइन का फार्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। नेक्स्ट 1.6, 3.6 और 5 और 8 के मध्य अनुपात पूछा है। ये तो वही सवाल है जो अभी मैंने बताया था पीछे, रिपीटेड सवाल है दोस्तों। ठीक है, इसको कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 10%, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। होमवर्क में आपको इसको करके लाना है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रश्न को आप घर से करके लाएंगे, आपका HW है, इसे होमवर्क में रखा गया है आपके लिए, इसे आपको HW दिया जा रहा है होमवर्क, आप इसे होमवर्क करके लाएंगे। और सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करके ही जाएं, क्योंकि सभी लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखा करिए तभी मज़ा आती है, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगी। चलिए हम लोग जो है पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, हम लोग मिलेंगे कल इसी समय इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।